प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज ईद का तीसरा दिन है, यानी ईद अपने अख्ताम को पहुँच रही है और कल से दोबारा से अदालतों में वही अहम नौयत के केसेस शुरू हो रहे हैं। उनकी समाअत का अमल शुरू हो रहा है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी पहली समाअत है, कुछ ऑनगोइंग केसेस हैं। मसलन कल इमरान खान के खिलाफ जो संगीन नौयत के मुकदमात की मंजूरी पंजाब काबीना ने दी थी और कहा था कि इमरान खान के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमात बनाए जाएं, उसके खिलाफ एक दरख्वास्त डाली गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। उसकी समाअत कल होने जा रही है। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा उस पर समाअत करेंगी। इसी तरह से जो रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में लगाने के हवाले से केसेस हैं, उसमें सलमान राजा साहब की दरख्वास्त है, उसमें भी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत कल होने जा रही है। जस्टिस शाहिद करीम साहब उस पर समाअत करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम साहब का समाअत करना इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो पहले भी ट्राइब्यूनल के हवाले से एक फैसला दे चुके हैं और अपने गुज़िश्ता फैसले में उन्होंने कहा था कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ऑर्डर्स गए हैं या नाम गए हैं, उन पर इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर अमल करते हुए 7 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल्स बनाए। अगर नहीं बनाएगा 7 यौम के अंदर तो 7वें दिन वो ट्राइब्यूनल्स खुद ब खुद तस्वुर होंगे कि वो बन चुके हैं। अब जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास ही सलमान राजा साहब की जो दरख्वास्त है वो भी समाअत होने जा रही है। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा की PP 159 में जो कामयाबी है, जिससे जीत कर वो वज़ीर आला पंजाब बनी है, उसको भी चैलेंज किया गया था और उसमें जो ट्राइब्यूनल में जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब के पास ये मामला है, उसकी समाअत भी कल ही होने जा रही है। तो 20 तारीख इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर परसों यानी 21 जून को दौरान इद्दत निगाह केस की जो सजा मुअत्तली के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब को जो डायरेक्शन दी थी और कहा था कि 10 दिन के अंदर फैसला करें सजा मुअत्तली का और 1 महीने में मेन अपीलों पर फैसला सुनाएं, उसकी समाअत परसों होने जा रही है। इसी तरह से कुछ और केसेस भी बड़े अहम हैं। मसलन सुप्रीम कोर्ट में अब तेहरान वाइट केस भी चला गया है। शहरी मोहम्मद साजिद जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी है। तो ये सारे केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो रूटीन के केसेस हैं, किसी में 7 रुकनी बेंच है, किसी में फुल कोर्ट बैठी हुई है, वो सारे केसेस भी अब आइंदा हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। अगले हफ्ते वो सुने जाएंगे। इसके अलावा आज की अहम खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने लोड शेडिंग का कंट्रोल खुद संभाल लिया है। आज वो ग्रिड स्टेशन पहुंचे और ग्रिड स्टेशन में पहुंचकर उन्होंने बिजली खुद चालू कराई है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने अपने जो MPs हैं उनको भी हिदायत की है कि खुद कंट्रोल संभालें, तनसीबात को नुकसान तो ना पहुंचाएं लेकिन खुद कंट्रोल संभालें, लोड शेडिंग को खुद कंट्रोल करें। और हमने देखा भी कि उनके MPA फजले इलाही जो हैं, वो भी एक ग्रिड स्टेशन पे पहुंच कर उन्होंने अभी अपना उसको चालू कराया और बिजली बहाल कराई, जिससे बताया गया है कि 26,40,000 रुपए का नुकसान भी पहुंचा है और मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त भी थाने को दी गई है। लेकिन ये हिदायत भी अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से की गई हैं पुलिस को कि इस तरह की इस नौयत के जो मुकदमात हैं वो MPS के खिलाफ दर्ज ना किए जाएं। तो क्या हो रहा है? ये अफरा तफरी है, नारकी है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये वफाक और खैबर पख्तूनख्वा का टकराव है। इस टकराव का क्या नतीजा निकलेगा, इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में अली बुखारी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर है कोर कमेटी के। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, JUI के रहनुमा हैं, और आपको भी खुशामदीद कामरान साहब। और अली गौहर बलोच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो इमरान खान के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमात की मंजूरी पंजाब हुकूमत ने दी है, अब इसमें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होनी है। जाहिर है हम इस केस के हवाले से बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं? एक काबीना ने मंजूरी दी है कि मजीद संगीन नौयत के मुकदमात बनाए जाएं और अब उसको अदालत में चैलेंज किया गया है, तो काबीना के इस ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई हुक्म नहीं देखा जिसमें काबीना ने किसी मुकदमात बनाने की मंजूरी दी हो। ये मेरी ज़िंदगी का शायद 39-40 साल मेरी प्रैक्टिस के हो गए हैं। मेरा ख्याल है ये पहला मौका होगा। मुझे कम अज़ कम याद नहीं है, अगर कोई है तो मेरे इल्म में इजाफा होगा। अब अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर देखिए, अदरवाइज मुकदमा दर्ज करना, किसी को कोई ग्रीवियंस है, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, अगर वो कागनिजेबल ऑफेंस है तो हो सकता है। अगर कागनिजेबल नहीं है तो कंप्लेंट फाइल कर ले। किसी को भी तकलीफ है, कोई भी एग्रीव्ड हो सकता है, आपसे हो सकता है, मुझसे हो सकता है। इसमें कोई गिले शिकवे वाली बात नहीं है। मुकदमा सच्चा भी हो सकता है, मुकदमा झूठा भी हो सकता है, मगर कैबिनेट्स का ये काम नहीं होता कि किसी के खिलाफ संगीन नौयत के
या कम नवीयत के जो है ना मुकदमा जो है वो कायम करे। ये कैबिनेट्स का काम नहीं होता। कैबिनेट्स का जो काम होता है वो कैबिनेट्स अपने काम यकीनन करे, मगर ये इस तरह के काम के किसी पे मुकदमे बनाए जाए या ना बनाए जाए, ये उनके डोमेन में शायद नहीं आता। तो कामरान साहब, ये वैसे संगीन नौयत के मुकदमात होते क्या हैं? गद्दारी और बगावत और इस तरह के इसमें जराइम यानी मुर्तकिब होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्या होते हैं संगीन नौयत के मुकदमात? मुकदमा संगीन होता है। खुदा न खास्ता किसी को अगर फर्ज कर लें किसी मुकदमे में, जैसे हमारे अपना यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है ना टेरराइजिंग ऑफ द कोर्ट हो गए थे, तो उनके लिए तो यही संगीन हो गया ना कि उनसे वज़ारत उज़्मा। तो संगीन नवीयत तो वैसे गद्दारी या मेरे ख्याल में करप्शन से ज्यादा संगीन तो कोई भी चीज नहीं होती है, क्योंकि वो की जड़ों में चीज बैठी हुई है, वो करप्शन बैठी है, फिर दूसरी दहशतगर्दी हो सकती है। तो ये दो चीजों को अगर आप कंट्रोल कर लें तो मामला ठीक हो जाते हैं। संगीन तो मेरे ख्याल में यही कुछ होता है। वैसे हर आदमी अपना अपना केस जो है ना वो उसके लिए जो है वो संगीन होता ही है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हर आदमी, अगर वो फर्ज कर लीजिए हिफ्ज़-ए-अमन की जमानत है, तो उसके लिए जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा मसला वही होगा। वो कहेगा कि मेरा मुकदमा सबसे अहम है, बाकी मुकदमे जो है ना वो अहम नहीं है, या वो मेरे लिए तो कोई संगीन नहीं है ना। हर आदमी के लिए नौयत जो है मुख्तलिफ होती है। सही है, लेकिन इसमें अली बुखारी साहब जो ये जो पंजाब हुकूमत का फैसला है, इसका बैकग्राउंड शायद वो था जो वीडियो पोस्ट हुई थी इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से, और उसके बाद फिर ये फैसला हुआ था कि ये वीडियो इस तरह की है कि इनके ऊपर मुकदमात बनाए जाने चाहिए। देखिए सर, कामरान भाई ने बड़ी वजाहत कर दी है इसके ऊपर, और शायद मुझे भी अपनी 23-24 साल की प्रैक्टिस के अंदर ये पहली दफ़ा ही ऐसा सुनने को मिला है और देखने को भी मिला है कि कैबिनेट जो है पंजाब गवर्नमेंट की वो बैठ के क्या कर रही है, जबकि वो एक बेसिकली लेजिस्लेटर बॉडी है। वो पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पंजाब से मुंसलिक है, और बड़े हैरत ज़दा बात है कि ना ही कभी लीगल इक्वालिटी में, ना ही हमने पॉलिटिकली भी ऐसी चीज़ सुनी है कि कैबिनेट डिसाइड कर रही है कि हम हीनियस किस्म के जो हैं वो मुकदमात बनाएंगे खान साहब के ऊपर, जबकि उनका ये प्रोग्रेटिव नहीं है। उनको किसी भी जगह ना रूल्स में, ना उनके अपने लॉ के अंदर, ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट होती है बेसिकली फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अब बात यह है कि अगर मैं इसको बड़े सुकून से बात अगर आपको बताऊं तो, क्योंकि ये फॉर्म 47 की वज़ीर आला है, इनके ऊपर खुद इतने एलिगेशंस हैं, एक खुद जो है पीपल को, लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इट्स इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। तो इनसे तो आप ऐसे ही तो कर सकते हैं ना चीज़ें। ये कोई लोगों के आवाम से वोटों से जीत के आए होते तो ये लेजिस्लेशन की बात करते, ये सूबे को आगे लेके जाने की बात करते। इनका तो फोकस एक ही चीज़ रह गई है कि किस तरह बानी PTI इमरान खान साहब को हम जेल में रखें और उनको केसेस में इन्वॉल्व करें। कौन से हीनियस क्राइम? मैं तो ये हैरान हो गया। आपने तो साइफर बना दिया। आपने कहा था ना, उन्होंने कहा था कि अगर ये बाहर आ गए तो फिर हम अंदर होंगे। देखिए ये तो मुकदमा तो बनाएंगे, उन्होंने क्यों नहीं बनाएंगे? नहीं बनाते रहे मुकदमा, पहले भी साइफर बना हमारे ऊपर। मैं कौंसल था खान साहब का, शाह साहब का, क्या हुआ उसके अंदर? आप उसके अंदर देखें, जरा उसके मेरिट्स देखें, जरा पढ़ें सही उसको एक दफ़ा कि एविडेंस क्या आई है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं, आपने सिंपली जो है उसको आपने नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मैं वहाँ पर गया जब हमने बेल भी आर्गू की, तो वहाँ पर कमेंट्स थे कि साइफर तो है ही कुछ नहीं। पाकिस्तान के साथ क्या चीज़ हुई है? क्या पाकिस्तान की कोई चीज़ लीक आउट हुई? नहीं। जो चीज़ आई वो प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया हुआ कि मैं लोगों का रिप्रेजेंट करूँगा और पाकिस्तान के हक़ में, लोगों के हक़ में जो बेहतर से बेहतरीन चीज़ है वो बताऊँगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि आप जो ये पंजाब गवर्नमेंट बैठी हुई है और वो ये कह रही है कि हम केसेस बनाएंगे हेनियस नेचर के होंगे। अब जिस सही कहा कामरान भाई ने कि ये तो जिसका केस होता है ना, वो बेशक छोटी नौयत का क्यों ना हो, उसके लिए तो वो वही संगीन होता है। नहीं, लेकिन ना वो भी संगीन होता है, और अगर लिख दिया जाए कि ये संगीन बनाए तो फिर वो कितना संगीन होगा, उसके लिखने का सवाल है। उसके लिखने का क्या होगा? वो जब भी आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो अनडू हो जाएगा। वो ऐसी प्रेसिडेंटेड चीज़ें कभी भी जो है आपकी फेवर नहीं कर सकती, और जो आपकी हायर कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बैठी होती हैं, वो विद इन नो टाइम अनडू कर देती है। ना आपके एडवोकेट जनरल के पास, ना अटॉर्नी जनरल के पास उनको डिफेंड करने के लिए होता ही कुछ नहीं है। सर, ये कामरान साहब कह रहे हैं कि मैंने अपनी 40 साल प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं देखा कि कोई हुकूमत बैठ के ये मंजूरी दे कि फलां शख्स के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमात बनाए जाएं। ये मंजूरी देने की जरूरत क्यों पेश आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला भाई, कामरान साहब तो हमारे वो भाई हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये अपने फील्ड में भी एक ख़ास इनका मकाम है। वो इनकी ठीक है बात, इनके अपने तजर्बात की रोशनी में मैं इनकी बात की तो मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन
ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए हैं, जिस तरह से कि एक सियासी पार्टी का रूप धार के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की तंसीबात को तोड़ा है, पाकिस्तान में खास हालात से निपटना है। जब पाकिस्तान में लोग सियासत के रूप में दहशतगर्दी फैलाएंगे तो फिर आपको काबीना और उन चीज़ों से मंजूरी लेके ताकि उन रियासत को बचाने के लिए और रियासत की हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसे अहम नवीयत के फैसले जो है वो काबीना की मंजूरी से करें। ना भी ज़रूरत हो काबीना से मंजूरी ले ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, वो भी एक आईनी इदारा है, ज़ाहिर है काबीना से। ये कौन सा वो लिफाफा है जो हमने छुपा के पेश किया, पढ़ाया भी नहीं और अलकादिर अपने नाम करवा ली, अरबों के वो किक बैक्स ले लिए, ये कोई इस किस्म का तो नहीं है। ये तो रूल ऑफ लॉ की बात है और जाहिर है ये कदम तो लगाया जाता है 2024 के इलेक्शन में, लेकिन इन कानून और आइन के रखवालों से ये जरा पूछें कि 2018 का इलेक्शन वाला आईना इन्हें नजर नहीं आता जब आप आरटीएस सिस्टम के जरिए पूरे मुल्क का इलेक्शन चोरी करके आए, जब आप ये कहते रहे कि भाई हमारी तो असेंबली में जो मेंबरान हैं उनको कोई भेजा जाता है, जब आपने ये कहा कि हम तो उम्र भर के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं, और मादरत के साथ जो साइफर का केस है वो उसकी ऑडियो वीडियो के साइफर से खेलेंगे, ये वो उसको एक साइड पे रहने दें, लेकिन ये तो हकीकत है कि साइफर चोरी हुआ है तो वो साइफर चोरी का केस है। आप साइफर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस केस में इमरान खान और शाह कुरैशी साहब की बरियत हो चुकी है और उसमें अदालत ने, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे। जब आप ऑडियो वीडियो की बात कर रहे हैं, एक ऑडियो को एविडेंस के तौर पर जब कोर्ट में पेश किया गया तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा था कि ये ऑडियो जो है ये आप कहां से लेकर आए हैं, तो बताया गया कि एक ट्विटर अकाउंट पर अपलोड हुई थी। तो उनसे कहा गया कि पहले तो उस शख्स को बुलाकर पूछें कि उसने ये ऑडियो रिकॉर्ड कैसे की, हासिल कहां से की, इसका फॉरेंसिक करवाया गया, जवाब मिला इसका फॉरेंसिक नहीं कराया गया। तो जिन चीजों को बतौर सबूत अदालत के सामने रखा गया था उन चीजों को तो अदालत ने वैसे ही रद्द कर दिया था। तो ये तो एक अलग बात है। आपकी सर ऑडियो जरा अच्छी हो जाए तो मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन इन द मीनवाइल अली बुखारी साहब ये जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि आम 47 का ताना हमें दे रहे हैं, आपको खुद याद नहीं है कि 2018 में आप कैसे आए थे आरटीएस में? देखिए जी, मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूं गौर साहब की, अली गौर साहब की। नंबर 1 ये कि साइफर का जो केस है कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। देयर वाज नथिंग इन द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, जो आप उठा के देख लें, जो प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड है ना उसमें चोरी होने की चीज़ नहीं। साइफर तो फॉरेन ऑफिस में आता है, वहाँ रह गया, वहाँ से ट्रांसलेशन हुई और ट्रांसलेट होकर उसका ये प्रोसिक्यूशन का दावा ही नहीं है कि चोरी हुआ है, आप ये कह रहे हैं? ना वो दावा है, ना चोरी होना हुआ है, ना गुम होना हुआ है, क्योंकि साइफर आता ही आपके फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन अफेयर अपने ऑफिस में आता है आपके वहाँ पर उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया जाता है, वो रिटेन किया जाता है, उसकी कॉपीज दी जाती हैं। सो ये तो इनको शायद इल्म नहीं है, वो नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो उन्होंने कही, मुझे ज़रा ये तो बता दें कि 2018 के इलेक्शन में कितनी इनकी पिटिशन एक्सेप्ट हुई, कितने ट्राइब्यूनल्स चेंज हुए, कितने फॉर्म 45 लेकर ही आए? नथिंग। इनकी जो 2-4 पिटिशन थी टेक्निकली वो जो है सारी नॉकआउट हो गए, क्योंकि उनके पास ना डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए थे वेल विद इन टाइम। यही अभी इस्लामाबाद में हमारी सीट्स के ऊपर भी हो रहा है कि पिटिशंस फाइल हो गई, फॉर्म 45 आ गए, हमारे अलावा जितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी जमा करा दिए। और जब इनके जो सो कॉल्ड रिटर्न कैंडिडेट्स हमसे कहा जाता है वो कहते हैं आरओ से ले लें, हमारे पास तो है ही नहीं। और हुआ क्या, एप्लीकेशन दी गई ट्रांसफर के लिए जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बाइस्ड। भाई क्या है बाइस्डनेस है? जीरो। उसके बाद दोबारा आपने देखा होगा कि 24 को केस फिक्स है, स्टे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। भाई किस बेसिस पे ट्रांसफर कर रहे हैं? ठीक। और रीजनिंग क्या हो रही है कि इनके पेपर्स जमा नहीं है, इनके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सबमिट कर सकें, जो जवाब दे सकें। तो उसका रीजनिंग बनाने के लिए वहाँ पर गए, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डिनेंस आया और ओपन कोर्ट में पूछा गया भाई ये ऑर्डिनेंस क्या इस्लामाबाद के लिए आया? तो उन्होंने आगे से कहा इनके जो कौंसल थे जी, तो उन्हें क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पता है आपको क्या हो रहा है? कि आप लोग रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बैठे हुए हैं, जीत के रिजल्ट लेके बैठे हुए हैं, सारे के सारे हमारे सामने आ चुके हैं, हम कंपैरिजन ड्रॉ कर चुके हैं, तो 1 महीने में डिसाइड हो जाएगा। आपकी कितनी पिटिशंस आई? यही बात एक और प्रोग्राम में मुझे किसी ने कहा जी केपी में भी तो ये हुआ। भाई केपी में पिटिशंस कितनी फाइल हुई हैं आपकी इलेक्शन पिटिशन? नील, एक भी नहीं है जी, ना होने के बराबर। सो द थिंग इज कि जहां किसी हमें एतराज है, हमारी पिटिशंस देख लें कितनी फाइल हुई हैं। इस्लामाबाद से स्टार्ट कर दें, 3 सीट्स थी, तीनों की पिटिशंस हैं, तीनों में एक बंदे ने भी फॉर्म 45 सबमिट नहीं करा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2018 में अली गौर बलोच साहब, मैं कामरान साहब की तरफ आने से पहले मुख्तसरन में आप ये मुझे बता दीजिए कि 2018 में जिन इलेक्शंस को आप कहते हैं कि ये आरटीएस को बैठाकर लाई गई हुकूमत थी और इलेक्शन से, तो 2018 के इलेक्शन में कितने ट्राइब्यूनल्स में आपकी दरखास्तें फाइल हुई थी?
देखिए बात यह है कि 2018 में मैं फिगर तो नहीं दे सकता कि इतनी थी, लेकिन बहुत ज्यादा हल्कों में थी। और दूसरी बात यह है, मैं आपको उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। 14 मेरी नहीं, 14 से ज्यादा थे, केसेस ज्यादा थे। मेरी गुजारिश सुन लें, मैं ये कह रहा हूं कि आप सूरी साहब का हल्का देख लें। 5 साल वो बंदा स्टे ऑर्डर पे रहा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और उसका असल रिजल्ट क्या था? वो जो बलूचिस्तान से, ये मेरे भाई का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, ये मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो इस तरह से सहूलतकारी होती रही, इस तरह से एक पेज के ऊपर मामलात चलते रहे। आज मैं इसी चीज की वजाहत कर रहा हूं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि साइफर में वो बरी हो चुके हैं और वो फलां का फैसला आ गया। जो लोग रियासत के ऊपर हमलावर हो रहे हैं उनको बरी किया जा रहा है और उनको जमानतें दी जा रही हैं। इसीलिए ये तनाव की कैफियत है। क्योंकि दूसरी तरफ आमिर फारूक साहब ने ये फैसला दिया है मियां गुलशन औरंगजेब साहब के साथ, और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन पर अली गौहर बलोच साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब पर तो पीटीआई कई मरतबा एतमाद का इजहार कर चुकी है कि जी आप हमारे केसेस को ना सुने, हमें आप पर एतमाद नहीं है। तो आप भी उन पर उनके मतलब बेंच तो देख लें सर, ये बात करने से पहले। नहीं, मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूं। जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो हकीकत है। हम एक सियासी वर्कर हैं, हम तो वो बात करेंगे जो हम देखेंगे, और ये कोई ढकी छुपी हुई नहीं बात। ये आपके बहुत सारे सहाफी, बहुत सारे एनालिस्ट भी ये बात करते हैं। जाहिर है कि जब दहशतगर्दी के वाकयात, जब शोधा के मुजस्मे तोड़ने, जब कोर कमांडर हाउस को आग लगाने, जब मोटरवेज को आग लगाई, जब सरगोदा और मियां वाली के जो मतलब अहम तनसीबात हैं उनके ऊपर जो लोग हमला आवर हुए, जिन्होंने पेशावर का रेडियो स्टेशन जला दिया, जब वो बरी और जमानतें होंगी तो फिर तनाव की कैफियत होगी ना। दूसरा फरीक चीखेगा तो सही कि ये क्या हो रहा है। तो जाहिर है वो मतलब है कि आज भी आप देख लें अदालतों के सामने जिसको इंसाफ नहीं मिलता वो आज भी अदालत के ऊपर तनकीद करता है। तनकीद करना कोई बड़ी बात नहीं है किसी फैसले के ऊपर। कामरान साहब, कल रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगाने के हवाले से जो दरख्वास्त है सलमान अकरम राजा साहब की, वो कल लगी हुई है। जस्टिस शाहिद करीम साहब उसे सुनेंगे, लेकिन मेरा सवाल ज़रा सा मुख्तलिफ है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जस्टिस शाहिद करीम साहब ने ही एक फैसला चंद हफ्ते पहले दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 7 दिन, एक तो उन्होंने ये कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से दिए गए नामों को फौकियत हासिल है, और अगर इसमें कोई डिस्प्यूट है इलेक्शन कमीशन के साथ तो वही नाम ट्रिब्यूनल में लगा दिए जाएं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर को नोटिफाई किया जाए, और अगर 7 दिन में इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के लिए नामों को नोटिफाई नहीं करता तो इसको तस्वुर किया जाए कि ये ट्रिब्यूनल्स नोटिफाई हो गए हैं, ये खुद बन गए हैं। सो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या वो ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं या नहीं बने हुए, इनका स्टेटस इस वक्त क्या है? देखिए, वो फैसला पहले तो फैसले पे तबसरा कर लेते हैं ना, प्रोफेशनली उस पर तबसरा कर लेते हैं कि फैसला मेरी नजर में दुरुस्त नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये आप जो है ना वो उस डोमेन में इंटर हो गए हैं जो इलेक्शन कमीशन को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडी है, आप उस डोमेन में इंटर हो गए हैं। आपका इख्तलाफ हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से, मगर ये कहना कि इस डेट के बाद जो है ना वो जो हमने नाम दिए हैं या हमारे चीफ ने नाम दिए हैं वो नाम जो है वो खुद ब खुद जो है ना या तो आप नोटिफाई करें या वो जो है ना वो फील्ड में आ जाएंगे, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। जिसका इख्तियार है उसी का इख्तियार है। हाँ, ये बात आप कर सकते हैं कि ये जो तजर्बा जो नया दोबारा कर रहे हैं, पहले भी एक दफ़ा तजर्बा हुआ था और वो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ था, रिटायर्ड जजेस वाला, और उसमें बहुत गंद मचा था क्योंकि रिटायर्ड जजेस जो है ना उनके कोई जो है ना वो स्टेक्स नहीं होते, उनका कोई जो है वो ऐसा वो नहीं होता कि जिसके ऊपर जो है ना उनको कोई आपने ACR दुरुस्त नहीं लिखनी, गलत ACR ख़राब कर देंगे, कहीं उनकी प्रमोशन रोक लेंगे, तो वो उनकी पहले ही लॉटरी निकली होती है और जो ज़ाहिर है वो सिटिंग गवर्नमेंट के दौर में निकलती है तो वो फिर उन्हीं को फेवर कर रहे होते हैं। ये एक दफ़ा पहले भी ये तजर्बा नाकाम हो चुका है। इन्होंने बहुत सारे सेशन जजेस और बहुत सारे जो है ना वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और मनपसंद लोग वो किए थे और वो फिर हम उनके सामने पेश होते रहे, मगर बड़ा तमाशा था उस वक्त भी। तो ये इस वक्त भी जो ये हो रहा है, ये वज़ीर ऑर्डिनेंस जो इन्होंने किया है ये गलत है। मगर इसी तरह से जस्टिस शाहिद का जो आप जिस जजमेंट को रेफर कर रहे हैं मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। मैं इस बात से भी इत्तफाक नहीं करता कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया है आज तक
मगर इसके बावजूद ये जजमेंट जो है लीगली जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो सर कामरान साहब, फिर आपके ख्याल में फर्ज कीजिए लाहौर हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नाम भेजते हैं और कहते हैं इनको नोटिफाई करें, और इलेक्शन कमीशन उन्हें फॉर एग्जांपल के 6 महीने तक उनको नोटिफाई नहीं करता, तो फिर हाई कोर्ट के पास क्या रास्ता होता है? वो तौहीन अदालत शायद कर नहीं सकता इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्या होगा, रास्ता क्या है उसके पास? एक आदमी की अपनी इज्जत भी तो होती है ना, एक अदारे की अपनी भी इज्जत होती है, तो वो अपनी इज्जत के लिए अपने उनको चाहिए कि वो एक सर्टेन पीरियड में कोई इसको नोटिफाई करें, और वैसे भी इसके लिए मुद्दत मुकर्रर है। फर्ज करें कि आप कह दें कि 6 महीने नहीं करता, तो 6 महीने में तो टोटल फैसला आना है, 180 डेज है मेरा ख्याल है, 180 डेज जो है वो फैसला आना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो वो उसके ऊपर तो रिट फाइल हो सकती है कि जी 180 डेज में फैसला आना है, मगर आप ये कंपेल नहीं कर सकते कि हमारे भेजे हुए नाम जो है उनको नोटिफाई करें, और अगर आप नोटिफाई नहीं करते तो वो नाम जो है ना वो खुद ब खुद जो है ना डीम टू बी नोटिफाइड, ये नहीं हो सकता। ये इंटरफेरेंस है, एक आप 218 के उसमें जो है ना वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ये गलत हो जाए। ठीक है, राइट सर। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, मगर ब्रेक के बाद मैं अली बुखारी साहब से पूछूंगा कि अब जब इसको आप सलमान राजा साहब ने अगरचे दायरा किया, उनके पास ग्राउंड मौजूद होगी, इसको उन्होंने चैलेंज किया है, लेकिन एक ऑर्डिनेंस आया है, कानून साजी कहा जाता है कि जी हक है, और ऑर्डिनेंस भी एक कानूनी चीज़ है, तो एक ऑर्डिनेंस के तहत अगर ट्राइब्यूनल्स को लगा रहे हैं तो उसको चैलेंज करने की बुनियाद क्या हो सकती है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अली बुखारी साहब, ये बताइए कि सलमान राजा साहब ने इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, आपने इसे यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर रखा है। ऑर्डिनेंस एक कानूनी चीज़ है, और सदर का सदारती ऑर्डिनेंस निकालना और इसी तरह से कानून साजी पार्लियामान का हक है। आपने किस बुनियाद पर चैलेंज किया सर? देखिए जी, हमने इसको चैलेंज किया जिसपे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब जो हैं अमर फारूक साहब ने उसमें स्टे ऑर्डर भी ग्रांट किया, और स्टे ऑर्डर ग्रांट करने के बाद 24 के लिए इसको फिक्स किया जी, और उन्होंने ईसीपी को तलब किया, पहले नोटिस किए, ईसीपी को रिटर्न कैंडिडेट्स जितने थे सबको बुलाया, उसके बाद थॉरली आर्गूमेंट सुने, और उसके बाद उसको उन्होंने स्टेटस को ऑर्डर ग्रांट किया कि जी ये जो नोटिफिकेशन किया गया है ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, नए जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस लगाए गए उनके लिए। अब हमने अपने ग्राउंड चैलेंज किए जो थे उसके अंदर ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो उसके अंदर बेसिकली तो जो आपका ऑर्डिनेंस आया उसकी अल्ट्रा वायरस चैलेंज होती हैं, वो अल्ट्रा वायरस चैलेंज की मैंने खुद उसमें आर्गू किया। द थिंग इज़ कि जी ऑर्डिनेंस लाने के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में तरीकाकार हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं कि ये लवाजमात पूरे होंगे लीगल, उसके बाद आएंगे। अच्छा आगे, अब मेरा केस पंजाब से डिफरेंट हो गया, यहाँ के तीनों MNAs का, कि हमारा तो ट्रायल ऑलमोस्ट जवाब जमा हो गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया किसी किस्म का भी मेरे अगेंस्ट, और किसी किस्म का कोई बार नहीं है, और चल पड़ा, उसमें जवाब भी आ गया। जवाब आने के बाद ECP ने अपना रिकॉर्ड भी सबमिट कर दिया, और ट्रिब्यूनल अब जा रहा है एग्जामिनेशन के बाद, उसने कहा जिसका गलत होगा वो जेल चला जाएगा, फाइन एनफ जी। जो हमारे साथ बाकी लोग इंडिपेंडेंट और दूसरी पार्टीज़ के लोग इलेक्शन लड़े, उन सब ने भी फॉर्म 45 अपने जमा करवा दिया, एक्सेप्ट रिटर्न कैंडिडेट्स के। उसके अंदर अल्टीमेटली एक ऑर्डर आता है कि एप्लीकेशन जाती है 151 के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत, और ECP उसको रात को जाती है, सुबह फिक्स कर देती है, एक दिन का टाइम दे के उसको जो है ऑर्डर पास कर देती है। उसके अंदर 2 चीज़ें आ गई। नंबर 1 तो जो ऑनरेबल सिटिंग हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपॉइंट हुए, जो नाम ECP ने भेजे और जो चीफ जस्टिस साहब की मुशावरत के बाद दिए गए उसके अंदर थे, वो चल रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए, जिसको उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा कि अच्छा जी नहीं ये इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बायसनेस नहीं है, तो देयर इज़ नो थर्ड ग्राउंड इन फैक्ट प्रेजेंट जिसकी बुनियाद पे आप ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है जी, पंजाब की पोजीशन और है, वहाँ ट्रिब्यूनल ज़्यादा थे, इस्लामाबाद में 3 सीटों के लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ। आप पंजाब में भी तो 2 ही हैं, 2 थे, लेकिन अब ट्रांसफर A to B और B to A हो सकता है, फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट्स बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यह हुआ कि प्रोसीडिंग्स सारी कंक्लूड हो चुकी हैं, जवाब सबमिट हो चुके हैं, RO नहीं आ रहा, उसके खिलाफ एक्सपर्टीज हो रही है, अखबार इश्तिहार आ रहा है, TV इश्तिहार आ रहा है, फॉर्म सबमिट हो गए, जज साहब ने ओपन एनवेलप कोर्ट में खोला, ट्रिब्यूनल ने खोल के देखा ये इश्यूज हैं, ओके जी हम वेरीफाई करवा लेंगे FIA से, नादरा से, या बाहर भेज देंगे, यहाँ तक बात आ गई। अब आपके एप्लीकेशन एक चली जाती है, एप्लीकेशन जाने के बाद उसके अंदर जो आपका बैठा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑर्डर पास कर देता है,
ऑर्डर पास करने के बाद बात यह यार कि आपने ऑर्डर पास कर दिया, मीनिंग भाई मैं एक ले मैन नहीं हूँ यार, मैं एक इस्लाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ, कल आपके खिलाफ एक एलिगेशन पे आता है, 4 रुकनी बेंच बैठ के डिसाइड कर देता है, तो आपके जो ऑनरेबल जज है उनकी इंटेग्रिटी को भी मेरा सवाल ये था ना, आप कह रहे हैं कि जी ऑर्डिनेंस भी तो कानूनी तरीके से आना चाहिए। ऑर्डिनेंस के ऊपर मैं बात, यहाँ पर ऑर्डिनेंस में क्या ऑर्डिनेंस कानूनी नंबर 1 ये है असद भाई कि ऑर्डिनेंस का क्या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। आपने 2023 में एक्ट बनाया, ये चीज़ें आपने 18 में अमेंड की, देन 23 में की दोबारा, और उसके बाद दोबारा आप वापस वो लेकर आ गए क्योंकि आपको सूट नहीं कर रहे इस टाइम वो चीज़ें। ऐसे लॉ नहीं बनाया था, लॉ को इस ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट के अंदर लेकर जाया जाता है। अब आपका वो एक ऑर्डर आ जाता है, कल कोई बंदा उठ के कहता है मैं 209 में ऑनरेबल जस्टिस के खिलाफ जाता हूँ जो सिटिंग बैठे हुए हैं, कि आपको तो 4 रुकनी बेंच ने ये चीज़ें प्रूव करके आपको फारग कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपने फुल कुशन प्रोवाइड किया। मैं ACP कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 218 का भी कमरान भाई ने जिक्र किया, मैं 222 का भी साथ जिक्र कर देता हूँ। हम उसका इज्जत एहतराम करते हैं, लेकिन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो पार्टी नहीं बन सकते। हमारी पिटीशन के अंदर वो डायरेक्टली पार्टीज़ हैं, क्योंकि हमने डे फर्स्ट से उनको कहा हुआ ये चीज़ें हो रही हैं। मैं वैसे एक चीज़ आपको ऐड करा दूँ, लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था उमैर खान नियाजी की पिटीशन के ऊपर, यार आरओ सारे जुडिशरी से आए, जिसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो आपको पता है। ये सारे की सारी कंट्रोवर्सी वहां से अराइज हुई सारी की सारी। भाई क्या गलत बात थी अगर आपके जुडिशियल ऑफिसर आ जाते? सिर्फ वजह ये थी कि जुडिशियल ऑफिसर्स मैनेज करने ईजी नहीं होते, वो आपके बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रिजल्ट आ जाते, चीजें आ जाती आपके नहीं होती। अब जो आपने थर्ड बात की कि जो हमने चैलेंज किया उसका अल्ट्रा वायरस वहां पर आ गया, क्या ऑर्डिनेंस का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है? क्या ऑर्डिनेंस के तहत असेंबली के होते हुए, सारे सेशन के होते हुए, सारे चीज़ों के होते हुए, क्या एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनने के बाद जिसके पास कोई पावर नहीं है, एक ही ट्रिब्यूनल बना दिया चीफ जस्टिस के बाद, आपने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा बाकी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी फारग कर दिया ना सबको, कि भाई आपकी जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही बनाएंगे, रिटायर्ड जजेस को बनाएंगे, खुद ही फैसला होगा, खुद ही मुल्ला, खुद ही काजी, सब कुछ खुद कर देंगे। बेसिकली तो यही चीज़ है ना आम फहम अल्फाज में। अब आपने ट्रांसफर करना है, मीनिंग बाय आपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो रिटर्न हारे हुए कैंडिडेट्स हैं, उनको टाइम दिया, वो 7 दिन के अंदर ड्यूटी बाउंड है, ऑब्लिगेटरी बाइंडिंग्स उनके ऊपर, अपने सबमिट करेंगे रिप्लाई अलॉन्ग विद ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। वो अभी अपने डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं करवा सकते। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स तो बाय फेथ जो हैं वो एज फार एज एविडेंस की बात करूं कौन सी शहादत के, वो इट्स डीम्स टू बी ट्रू, तो उनके पास तो हाल ही कोई नहीं। अब वो दोबारा नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, अब नया आएगा, फिर 45 डेज आएंगे, फिर पिटीशन आएगी, यार ऐसे थोड़ा होता है। चलें अली गौर बलोच साहब, यहाँ तो अब मामला ये है इस्लामाबाद में तो ट्रिब्यूनल ही एक है, और ट्रिब्यूनल को चेंज करना है तो इसका मतलब है कि नया ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा, सिफर से दोबारा शुरू होगी कहानी। लेकिन अगर जीते हुए लोग सही जीते हुए हैं तो फिर उनको वो घबरा किस चीज से रहे हैं? वो क्यों चाहते हैं अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल्स हो, ये ट्रिब्यूनल ना हो, वो हो? पिक एंड चूज करने के लिए कामरान मुर्तजा साहब ने कहा पिक एंड चूज करने के लिए रिटायर्ड जजेस को लगाया जाता है, ये इंटेंशन क्यों दिखाई दे रही है हुकूमत की? देखिए असदुल्ला भाई, एक तो माशाल्लाह बुखारी साहब ने बड़ी तफसील के साथ, मुझे तो लग रहा था कि सोलो सेगमेंट हो रहा है आज के प्रोग्राम में उनके साथ, और मेरा ख्याल है इतना तो जाज साहब ने उनकी नहीं सुनी। अब आपके साथ सोलो कर लेते हैं, आप कहिए। आपने बड़ा तफसील के साथ सुना है, हमें भी बहुत कुछ बात सुनने को मिला है, क्योंकि आज माशाल्लाह उनको बड़ी डिटेल से उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छी बात है। गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि जो ऑर्डिनेंस हुआ है वो कानून और आइन के मुताबिक है। ECP को जिस तरह से एक फैसला अभी जिसका कि आप जिक्र कर रहे थे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आया है, वो भी मैं तो समझता हूँ कि आइन को दोबारा लिखा जा रहा है। जाहिर है कि बड़ा आसान काम है, एक रेट पिटीशन डालें और उसके ऊपर जो मर्जी फैसला करवा लें। कानून और आइन को तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि कानून और आइन तो वो है जो बानी PTI या उसके हवारी कोई चीज बोल दे, बाकी सब तो खिलाफ कानून है। कोई ऑर्डिनेंस दे वो भी खिलाफ है। जब ये ऑर्डिनेंस हजारों के हिसाब से निकाला करते थे वो ठीक थे, अब कोई एक आध ऑर्डिनेंस भी आ जाए तो वो खिलाफ कानून है। भाई इलेक्शन कमीशन एक आईनी और कानूनी इदारा है, अगर उसने ऑर्डिनेंस हुआ है तो ऑर्डिनेंस के मुताबिक उसने ट्रिब्यूनल बनाने, नीयत अच्छी है या गलत है इसका फैसला तो जाहिर है, मतलब वो तो अवाम भी देख रहे हैं और सारे देख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इस ट्रिब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील है और भी आईनी इदारे हैं। अगर एक चीज के ऊपर जिद की जाए कि ये फलां केस में फलां फैसला करना ही करना है, आप अंदाजा करें कि 3-4 केसेस गए हैं वो हमारे रिकाउंटिंग के थे। जब आप हमारे तो रिकाउंटिंग और ये वो छोड़ दे, वो तो एक माइनर चीजें हैं।
जब आप रियासत के दहशतगर्दों की जमानतें हो जाएंगी, जब उनको आप बरी कर देंगे, जब आप कहेंगे कि साइफर भी चोरी नहीं हुआ, वो बरी है, तो फिर जाहिर है इस मुल्क में फिर किस कानून और आइन की आप बात करते हैं, फिर किसके बायस्ड होने की बात करते हैं, फिर किसके ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं? हुकूमत पे लगाते हैं, ऑपोजिशन पे लगाते हैं, किस पे लगाते हैं? कौन कानून का दरवाजा, कौन सा आइन ठीक है? मेरे वाला आइन कानून ठीक है या पीटीआई वाला आइन कानून ठीक है? तो खुदा के लिए इसमें अदलिया के ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी कम अज कम अगरचे मतलब है कि उसमें जो पार्लियामान को भी ताले ना लगाएं। मुझे आपको भी याद है और मेरे दोस्त बैठे इनको भी अच्छी तरह से पता है, जो वो बिल था जिसमें वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला वो जो बिल था, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया था। कितनी लेजिस्लेशंस के ऊपर स्टे ऑर्डर मिले? क्या वो सिर्फ पार्लियामान सिर्फ वो था कि उसमें तो ये था ना कि आज वही फायद ईसा साहब ने उस चीज पे अमल किया। अब आसानी के साथ हर दूसरे डिस्प्यूटेड मामले पे फुल कोर्ट बन जाता है। हम तो चीखते चिल्लाते रहते थे, कोई फुल कोर्ट नहीं बनता था और ठोक के फैसला हमारे खिलाफ किया जाता था, और उस फैसले को पहले हमारी मुखालिफ पार्टी अनाउंस करती थी कि ये फैसला आने वाला। तो अब तो वैसा माहौल नहीं है, लेकिन चले हमारी कानूनी अदालती लीगल मतलब इसका मतलब है तीन वाली बात इस्लामाबाद वाली तो हो रही है। रिकाउंटिंग करवाना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ज़ाहिर टाइम काफी हो गया है, बात बाकी दोस्तों ने करनी है। हमने रिकाउंटिंग के हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने हमें कहा कि रिकाउंटिंग का इख्तियार ईसीपी को है। हम ईसीपी के पास गए, ईसीपी ने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन कर दी पास, और रिकाउंटिंग हुई, रिजल्ट आ गया। उस रिजल्ट को उसी जज साहबान ने उड़ा दिया कि ये तो रिकाउंटिंग करवा भी सकता है ईसीपी, जो पहले हमें भेजा गया है। तो खुदा के लिए कोई पाकिस्तान में कानून और आइन की इस तरह तो धज्जियां ना उड़ाए। अब 1 मिनट के अंदर हाई कोर्ट इस्लामाबाद मिल रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हमारे भी हैं, इंसाफ के हैं तो वो आपके भी हैं। हमारे एक चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सिर्फ पीटीआई के तो नहीं है, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात है कुछ। अब कामरान मुर्तज़ा साहब ना कहें कि आपके साथ सोलो हो रहा है, तो मुझे जरा कामरान मुर्तज़ा साहब के पास जाने दें। मैं सर एक चीज आपने बड़ी अहम कही, और कामरान साहब वो कह रहे हैं कि अगर ऑर्डिनेंस आ जाए तो इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है कि उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक अमल करे। वो इस पर इलेक्शन कमीशन की नीयत पर कैसे शक किया जा सकता है? ऑर्डिनेंस सही आया या नहीं आया ये एक अलग बहस है। इलेक्शन कमीशन तो पाबंद है कि उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक अमल दरामद करे। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो उस ऑर्डिनेंस को जो है ना इम्प्लीमेंट करे, अनलेस कि किसी कोर्ट का स्टे ऑर्डर हो उसके अगेंस्ट। और स्टे ऑर्डर इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया। हालांकि ये इससे पहले बिंदियाल साहब ने भी एक केस में स्टे ऑर्डर दिया था लेजिस्लेशन के अगेंस्ट, और इसमें भी मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि लेजिस्लेटर के अगेंस्ट, लेजिस्लेशन के अगेंस्ट कोई स्टे जारी किया जाए। मगर यहाँ इस ऑर्डिनेंस में जो है ना, ये देखिए इसमें जो है ना वो एक अजीब सा जो है वो खेल खेला गया है। जरा इसको जरा अप्लाई करिए। इस ऑर्डिनेंस के आने से 3 दिन पहले तक भी असम्बली का इजलास हो रहा था, और फिर 3 दिन के बाद भी दूसरे हाउस का सेशन जो है ना वो बुलवा लिया गया था। तो ये जरा जहन में रख लीजिए। फिर एक और सूरत हाल को जहन में रखिए कि किसी भी ऑर्डिनेंस की मुद्दत होती है 120 डेज, और उसमें एक्सटेंशन हो सकती है बाय रेजोल्यूशन मजीद 120 दिन। फैसला कितने दिनों में होना है किसी इलेक्शन मैटर का? 180 डेज। तो यहाँ 240 दिन ऑर्डिनेंस के, और वहाँ पे 180 डेज में उसका फैसला करवा लें, तो है ना खूबसूरत। हाँ, ये बड़े मजेदार नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया कि ये तो 2 ऑर्डिनेंस में खेल तमाम हो जाएगा एक बंदे का। तो ये सही है। चले ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड बाय रेजोल्यूशन, और उसके बाद जो ना अगले का काम तमाम हो जाएगा। वैसे भी काम तमाम हो रहा है, वो लोगों का गिला है नहीं आते। मैं आपको बताऊं कि केसेस नहीं आते इलेक्शन का जो इसका स्टैंडर्ड है, क्रिमिनल स्टैंडर्ड है, इसको साबित करना जो है ना वो एक जान जोखों का खेल होता है। और ये फॉर्म 45 और 47 वाला मामला, फॉर्म 45 के लिए तो प्रिजाइडिंग अफसरों को लाएंगे ना, तो जिस प्रिजाइडिंग अफसर को लाएंगे एक आध केस में आ गए थे तो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंगें शुरू हो गई थी। तो कोई भी जो है ना, कोई सरकारी मुलाजिम जो है ना इतना बड़ा रिस्क मेरे खातिर
बलोच साहब की खातिर, बुखारी साहब की खातिर कोई भी नहीं लेगा। हम जितने जो है ना बावसूल हैं वो सबको पता। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने क्यों ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल खुद संभाल लिया है और केपी में चल क्या रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने आज न सिर्फ जाकर ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल खुद संभाला, लोड शेडिंग खत्म कराई, स्विच ऑन किया, बल्कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि ये वो बटन है जो अगर मैं दबा दूं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में बनने वाली बिजली नेशनल ग्रिड में नहीं जाएगी, हमें मजबूर न किया जाए। क्या कहा है अली अमीन गंडापुर साहब ने, जरा सुनिए। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। तमाम पार्लियामेंटेरियन, आप लोगों ने 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहां पर भी है खुद बैठकर चौकीदारी करनी है और खुद बैठकर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगी। अगर पीछे से तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। खान ग्रिड पे मैं जा रहा हूँ, बाकी ग्रिडों पे आप जाएं, अवाम को जाने की जरूरत नहीं है। 9 मई कोई और कर सकता है पहले की तरह, इसलिए ऐसे लोगों को पहचाने, कोई आपके नाम पे जाकर कोई ऐसी हरकत ना करे तो फिर आप पे ना डाले। इस तरह 9 मई दिन साबित होगा, इस तरह आपके ऊपर दोबारा ऐसी कोई चीज हो सकती है, ये भी आपको समझा रहा हूँ। और आज वो नेशनल ग्रिड पे भी पहुंच गए कि मैं ये बटन है, ये दबा दूंगा तो यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से बिजली बन के नेशनल ग्रिड में नहीं जाएगी। ये क्या तर्ज अमल है बुखारी साहब? देखें जी, ये मेरा ख्याल है उसने बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिकल बात करें ना कि एक जो फॉर्म 47 की वज़ीर आला है वो बैठ के कह रही है इस कैबिनेट के अंदर कि मैं FIRs करवाऊंगी हीनियस क्राइम की। दूसरी तरफ एक अवामी वज़ीर आला है वो कह रहा है यार 12 घंटे से ज़्यादा बिजली बंद करो। 18th अमेंडमेंट एक चीज़ है, 18th अमेंडमेंट हर चीज़ पर लागू होती है, जो पीपल्स पार्टी की रूह है। आप 18th अमेंडमेंट की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे तो पूरे देव की जान जो है तोते में, जस्ट लाइक दैट। अब बात यह है कि अगर 12 घंटे उनको शेड्यूल दिया गया है, उससे ज़्यादा क्यों लाइट बंद हो ऑफ शेड्यूल के अलावा? नंबर 1। नंबर 2, जो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, मैंने पहले कहा ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, उनका काम है। कोई बात उसने ऐसी नहीं कही जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो या इलीगैलिटी में आती हो। तो कहा जाके चेक करें क्या ये आपके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका काम नहीं है कि वो अपने लोगों को जाके देखें, अपनी जो विसिनिटी में जो उनके लगी हुई हैं चीज़ें वापडा से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड, कि उसका मुआयना करें और देखें भाई ये 12 घंटे बंद हो रही है। अगर आपने शेड्यूल दिया हो तो 12 ही घंटे हो, 12 घंटे 1 मिनट क्यों हो? इसमें कौन सी चीज़ गलत है? आपके वाबी रिप्रेजेंटेटिव्स यही होते हैं, यही लोग होते हैं। उनका काम ही ये है कि जाके देखेंगे जहां पर कोई चीज गलत हो रही है, मगर वो कह रहे हैं कि चीज को रोकें। मगर वो कह रहे हैं कि मैं यहां से बिजली के बटन दबाऊंगा और नेशनल ग्रिड में फिर खैबर पख्तूनख्वा से बिजली नहीं जाएगी। खैबर के साथ पिछले बड़े अरसे से ज्यादती होती आ रही है। आप देख लें डे फर्स्ट से, जब से अली अमीन गंडापुर साहब KP के वज़ीर आला बने, वो हमेशा यहाँ पर आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को कहते हैं हमें हमारा राइट दें, हमें हमारा राइट दें, हमें हमारा राइट दें। चौथी चीज़, उन्होंने कभी कुछ भी नहीं की, ना वो तस्वीरों के शौकीन है उनके साथ खड़े होने के, ना उनके साथ बैठ के मीटिंग करने के शौकीन है। व्हाट इज़ द रीज़न? ही इज़ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस आप, मैं, कोई और होगा तो उसका यही फ़र्ज है कि अपने लोगों के लिए उनका जो राइट है वो लेकर आए, जो उनका लेजिटिमेट राइट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। यार वो तो दे दो ना उनको। आप ना आप उनको उनके हिस्से का पैसे देते हो, ना उनके हिस्से की लाइट देते हो, ना उनके हिस्से का बजट के अंदर चीज़ें रखते हो। मतलब क्या करे वज़ीर आला? आप मतलब चाहते हैं कि वो हैंडीकैप होकर बैठ जाए? लोगों के साथ तो खड़ा हुआ, लोगों ने वज़ीर आला बनाया ना। वो तो फॉर्म 47 की पैदावार नहीं है, वो तो फॉर्म 45 लेके बैठा हो। कितनी पिटीशन आई हैं KP में, जाके देख लीजिएगा सर। द इशू इज़ कि वो अगर कह रहा है कि लोगों को उनका राइट दो, अगर 12 घंटे 24 घंटे में से 12 घंटे अगर आप लोड शेडिंग कर रहे हैं और 12 घंटे से एक्सीड कर रहे हैं, 18 घंटे की हो रही है, तो वो गलत है ना। उसको कैसे डिफाइन अली बलोच साहब, क्या वफाक जाते कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा के साथ कि 12 घंटे की तो चले वो कहते हैं आप कर दें, लेकिन 18 घंटे की लोड शेडिंग और फिर 1600 अरब रुपया वो अपना मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बनते तो ज्यादा है लेकिन CCI में जिस बात पर इत्तफाक हुआ है वो ये अमाउंट बनती है, वो भी अदा नहीं किए जा रहे हैं। तो ये तो जाती नहीं है अगर किसी सूबे का जो हक बनता है उसको ना दिया जाए, महज इसलिए कि उसने आपको वोट नहीं दिया। देखिए, बुनियादी तौर पर तो मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप KPK के जाके हालात देख लें। पिछले तकरीबन 13 साल से इनकी हुकूमत है और कामरान साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लें कि ये अगर कंपैरिजन कर लें, पंजाब से कर लें, सिंध से कर लें, दीगर सूबों से कर लें। सबसे पहले इन्होंने तालीम का नाम लेते थे ये बड़ा स्टार्ट में कि पाकिस्तान में एजुकेशन के ऊपर इतना खर्च कर देंगे। KPK में देख लें कि क्या हालात हैं। KPK हुकूमत ने आज तक अपनी फरादिक लैब नहीं बनाई।
KPK हुकूमत ने अपना सेफ सिटी पेशावर तक के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया। ये इनकी जरा विजन है और ये इनकी सोच है। 18वीं तरमीम हो चुकी है। जाहिर है जो वफाक के इदारे हैं, जिस तरह से बिजली की तरसील का इदारा है, बिजली चोरी पकड़ना किनका काम है? सूबों का। FIR चार्ज करना किसका काम है? सूबों का। ये वफाक की बिजली चोरी करवाते हैं और उसके ऊपर चोरों के ऊपर ना मुकदमात करते हैं बल्कि उनको छुड़ाते हैं, थानों में हदायत करते हैं कि आपने बिजली चोरी का पर्चा नहीं देना। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की स्टेट इनके आगे घुटने टेक दे और इनको मुफ्त में पूरे KPK के लिए बिजली दे और ये कुंडे लगा लगा कर खुद भी तरगीब दे और अपने वोटरों को भी तरगीब दें कि भैया आप कुंडे लगाकर फ्री बिजली चलाएं। तो 18वीं तरमीम के बाद ये अपना बिजली घर लगा सकते हैं। बिजली घर लगाने के बाद अपनी बिजली लोगों को दे सकते हैं, उसका खुद मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। क्यों नहीं करते? इनको रोका किसने? अपनी बिजली पैदा क्यों नहीं करते? वफाक की बिजली के ऊपर, ग्रिड स्टेशन के ऊपर हमलावर होते हैं। रोज वफाक को आप तड़ियां लगाते हैं और धमकियां देते हैं। वो बिजली तो पैदा खैबर पख्तूनख्वा में भी जो होती है सर, वो जाती तो नेशनल ग्रिड में ही है ना, नेशनल ग्रिड से होके वापस आती है, चाहे सिंध में पैदा हो चाहे कहीं पर भी पैदा हो। आप ये कह रहे हैं कि जो बिजली खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो रही है वो खुद इस्तेमाल कर लें, वो नेशनल ग्रिड में ना भेजें। आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने वो कारखाने वफाक ने लगाए हैं ना, उनका बिल भी वफाक ने लेना है। एक तो ये बिल पे नहीं करते, दूसरा ये जो बिजली चोरी करते हैं उसकी FIR नहीं चार्ज करते, उनके चोरों की प्रोटेक्शन करते हैं, खुद चोरी करवाते हैं। की बात हो रही है ना, एक तो फॉर्मूला ये तय शुदा है सर, ये जो 1600 अरब रुपया है अली को बलोच साहब, ये नेट हाइडल प्रॉफिट इसको कहते हैं, नेट हाइडल प्रॉफिट। ये तो एक फॉर्मूला तमाम सूबों के साथ बना हुआ है कि जहां के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए बिजली बनेगी, उसका ये अमाउंट होगा, उसका जो है वो रेवेन्यू इतना मिलेगा एक सूबे को। ये तो तयशुदा फॉर्मूला है ना। देखिए, बात यह है कि अगर ये रोज वो कहेंगे कि हम इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर देंगे, हम इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजा देंगे, मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, ये जरा इनकी जुबान है। और पिछले दिनों भी जो ये ज़बान जब से वज़ीर आलम बने जो इस्तेमाल कर रहे हैं वफाक के ख़िलाफ़ और इनफरादी लोगों के ख़िलाफ़, और वो आपको एक बात याद होगी, अभी ये मरियम नवाज साहिबा को उनसे कंपैरिजन करते हैं, इसने दोबारा फिर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, पूरे पाकिस्तान ने सुनी। तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि वफाक इनके आगे घुटने टेक दे? अगर ये बिजली चोरी करवाएंगे और बिल भी नहीं देंगे तो वफाक से किस चीज़ के पैसे मांगते हैं भाई? आप पहले अपने बिजली चोरों के जुर्माने तो उनको देने दें, आप FIR तो चार्ज करें, आप बिजली का बिल तो लेने देना लोगों से। आप स्टेट के अंदर एक स्टेट बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अगर आपको बिजली का इतना ही निजाम चाहिए तो आप अपने कारखाने लगा लें और खुद बिजली दें लोगों को। आपको रोका किसने? अपने कारखाने लगाएं जी, अपने कारखाने लगाए, और जो पहले से अपने लगाए हुए हैं इन्होंने वो उसका फिर क्या करें, ये सवाल है। लेकिन सर आज उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे पैसे मुझे ना दिए गए या मेरे सूबे के ना दिए गए तो उस सिलसिले में वो ये कहते हैं मैं फिर IMF को शिकायत करूंगा, IMF को लिखूंगा। ये क्या कहा जाए, सुन लीजिए अली अमीन गंडापुर साहब ने। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही, ये उनसे आप दोबारा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। हमने जो करना है वो हम करेंगे, आपका हाथ आजाद है, आप जो कर सकते हो करो। और मैं इसके बाद कल इस्लामाबाद भी आ रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं अपने सूबे में बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं ये बात इस्लामाबाद में भी आगे करूँ। मुख्तसरन जरा बुखारी साहब कह रहे हैं, फिर मैं कामरान साहब के सामने एक और मामला रखना। देखिए जी, बिल्कुल सही बात है, सूबे का राइट है तो उसका राइट क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं तो गौर भाई की बात सुन के ऐसे लग रहा था जैसे कोई एहसान कर रहे हैं, कोई भीख दे रहे हैं। भाई आपने राइट देना है, कोई बिजली चोरी करे या ना करे, ये एक लॉ एंड ऑर्डर आपके एग्जेक्टिव्स बैठे हुए हैं, उनका काम है। आपने जो CSP ऑफिसर्स भर्ती किए हुए हैं उनका काम खाली जाली फॉर्म 47 देना नहीं है, उनका काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और लोगों को पकड़ें। नंबर 2 चीज़ ये है सर, अब मेरी बात सुन लेना सर, मैंने बड़ी इज्जत से आपकी बात सुनी है, थोड़ा सा टाइम दे दें। बात यह है कि अगर 16 अरब रुपए आपने देने हैं तो आप क्यों नहीं दे रहे? उसके अंदर क्यों नहीं दे रहे आप? आपका राइट है। मैं कह दूं जी, या CM KP कह दे, अच्छा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हाइड्रो जो है वो तो तरवेला है, वो तो KP के अंदर है। 18th अमेंडमेंट की हुई है आपने, 18th अमेंडमेंट के ऊपर सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो, आप उसके तहत राइट उसको देने के पाबंद हैं। आप वहां से राय फरार नहीं इख्तियार कर सकते कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, अच्छा वो जो मर्जी कह रहे हैं, आपने पैसे उसको नहीं देने, आपने पैसे गवर्नमेंट ऑफ KP को देने। आखिर में मैं कामरान मुर्जा साहब ये बता दीजिए, आज राना तनवीर साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि जी हम मौलाना जो हैं वो हमारे फितरी तहादी हैं,
हमें उम्मीद है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ आए, वो सॉरी पीटीआई के साथ नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ आएंगे। तो मौलाना ने भी पिछले दिनों मुलाकातें पीटीआई के साथ भी चल रही हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ, मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकातें की हैं। तो क्या दोनों ऑप्शंस खुले हैं मौलाना के पास और आपकी जमात के पास? हाँ, उसमें ऐसा है कि हमारा माजी है दोनों जमातों के हवाले से। एक जमात के साथ हमने चलाई पीटीआई के अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट हमारा ग्रीवेंस ये है कि उन्होंने हमको अल्टीमेटली धोखा दिया। दूसरी जमात बहुत ज्यादा तलखी रही है और हमारा आपस में मुकाबला रहा है, और अब हम किसी हद तक हमने फायर कर दिया, मगर वहां से अब भी जो है ना कभी कभी कोई पत्थर जो है वो हमारी तरफ आ जाता है। इस वक्त जो भी गवर्नमेंट चलेगी या गवर्नमेंट नहीं चलेगी, इस वक्त जो है ना वो मेरा ख्याल है कि ये फैसला जो है JUI के किसी तरफ जाने से होगा। अगर हम जो है वो अपोजिशन में जाके बैठ जाते हैं, और अपोजिशन में तो बैठे हुए उनके साथ मिलके तारीख में बैठ जाते हैं और उसमें मूवमेंट जो है ना हम सब इकट्ठे चलाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट नहीं चलेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और अगर हम खुदा न खास्ता गवर्नमेंट के साथ चले जाते हैं तो फिर शायद गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो इसके ऊपर हमने 29-30 को इजलास बुलवा लिया है 2 दिन का, और जमात के अंदर डिबेट करने के बाद हमारे पास असद कैसर साहब भी आए हैं, उनके मैं था उसमें जब उनके साथ मीटिंग की। उसके बाद शहबाज साहब भी आए हैं, उसके बाद नकवी साहब भी 2 दफा आए हैं। तो ये जो है ना वो सारा कुछ जो है वो जमात के सामने रखेंगे। हमारे यहाँ जो है हमारे अदारे फैसला करते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ लीडर वो फैसला नहीं करती। सही और उस फैसले चलिए, आप कह रहे हैं कि 29-30 तारीख को इजलास बुलाया, पार्टी के सामने रखा जाएगा, फिर फैसला किया जाएगा कि अपोजिशन में ही रहना है या हुकूमत की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, अली बुखारी साहब, अली गौहर बलोच साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।